नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आपको पता है कि टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से हम पर डे जो है वो एक टॉपिक जो है वो फिनिश करते हैं और अर्ली मॉर्निंग जो है हमारे पास में टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में हमारे पास में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में। इमरजेंसी ड्रग्स जो हो बहुत सारी थी, इसलिए हमने जो है वो इसकी टोटल 5 क्लासें बनाई है। इमरजेंसी ड्रग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और एक क्लास के अंदर जो हम 5 इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में ऑलरेडी हमने जो है वो 10 ड्रग्स के बारे में जो है वो डिस्कशन कर लिया है इमरजेंसी ड्रग पार्ट फर्स्ट एंड इमरजेंसी ड्रग पार्ट सेकंड के अंदर। आज हमारे पास में क्लास रहेगी दोस्तों इमरजेंसी ड्रग्स पार्ट थर्ड। और इस इमरजेंसी ड्रग्स पार्ट थर्ड के अंदर जो हम आज कौन कौन सी ड्रग्स के बारे में देखेंगे। हम सबसे पहले डेक्सामेथाजोन के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद डेरिफाइलिन, देन फ्रूसामाइड, देन हाइड्रोकोर्टिसोन एंड इंसुलिन। इनके बारे में जो हम डिस्कशन करेंगे। इंसुलिन की अलग से भी मैंने एक क्लास जो है बुलेट सीरीज के माध्यम से जो है वो बना रखी है, आप जाके वहां पे देख सकते हो, क्योंकि इंसुलिन जो है वो हमारे पास में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में जो है वो इंसुलिन से क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा बड़ा भी है, इसलिए मैंने अलग से ही बनाई है। यहाँ पे मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बाकी इंसुलिन की हमने अलग से क्लास जो है वो वहां पे जाके देख सकते हो। जो भी हम इमरजेंसी ड्रग्स पढ़ते हैं उसके बारे में ऑलमोस्ट हम सारी चीज़ें देख लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट है, देन उसके बाद साइड इफेक्ट है, देन इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, कैटेगरी को देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, फार्माकोडायनेमिक, काइनेटिक, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं, कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। अगर दोस्तों ये सारी चीज़ें भी अगर आपको याद नहीं रहे तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर क्लास के अंदर रिपीट करता हूँ, आपको 3 चीज़ें तो याद रखनी ही रखनी पड़ेगी। न सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से, इन फ्यूचर में आपको ये सारी चीज़ें जो है बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले याद रखना है उसके यूजेज, यानी कि वो ड्रग्स है वो किस काम में है। डेक्सामेथाजोन किस में देते हैं, कब देते हैं, तो उसका यूजेज या हम कह सकते हैं इंडिकेशन आपको जो है वो पता होना चाहिए। कोई भी ड्रग्स हो, जैसे मॉर्फिन किस में देते हैं, एट्रोपिन किस किस कंडीशन में हम दे सकते हैं, तो यूजेज आपको पता होना चाहिए। दूसरा, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स, यानी कि वो ड्रग्स जो है वो जाके करती क्या है। भाई कार्डियक आउटपुट बढ़ाती है, एक सोडियम का रीएब्जॉर्वेशन करती है, एक इसको एक्सक्रीशन करती है, या नर्व इंपल्स को जो है वो इंक्रीज करती है, तो वो ड्रग्स जो है वो करती क्या है, तो वो सारी चीज़। और तीसरी और मेन इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी ड्रग्स हम देते हैं तो क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, किस तरीके से कौन कौन सी जो है वो हम क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखेंगे। जैसे केसीएल चल रहा है या फिर हम कह रहे हैं डोपामिन चल रहा है, तो हमें कंटिन्यूस जो है बीपी मॉनिटरिंग करनी है, ईसीजी चेंजेस देखने हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट चल रहा है तो हम ईसीजी वो करवाते हैं। तो क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमें ध्यान में रखनी है, वो सारी चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये 3 चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। कैसा, पहला इंडिकेशन है कि यूजेज, दूसरा मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स जो है वो क्या काम करती है, और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स जो है मैं आपको समझाने की दृष्टि से बताता हूँ, अगर याद नहीं रहे तो भी चलेगा, लेकिन आपको पता वो जो है वो होनी चाहिए। तो दोस्तों देर ना करते हुए जो है आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले डेक्सामेथाजोन। डेक्सामेथाजोन के बारे में आपने बहुत बार जो है वो सुना होगा, इंजेक्शन डेक्सा के नाम से आता है, ठीक है ना। डेक्सामेथाजोन आता है 2 ml 8 mg में आता है, और वो किस किस कंडीशन में देते हैं वो भी जो है वो देखा होगा। कभी ना कभी एलर्जी के रिस्पॉन्स में तो आपने जो है वो लगवाया ही होगा, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो डेक्सामेथाजोन इज द पोटेंट सिंथेटिक कोर्टिकोस्टेरॉइड, यानी कि ये क्या है, कोर्टिकोस्टेरॉइड है। और कोर्टिकोस्टेरॉइड भी कौन सा दोस्तों, सिंथेटिक, यानी कि कोर्टिकोस्टेरॉइड आपने हार्मोन्स पढ़े होंगे। जब मैंने एड्रिनल ग्लैंड बताई थी तो वहाँ पे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो देखा था, कोर्टिसोन है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है, तो वो सारे के सारे जो है वो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स वाले हार्मोन्स है, वो सारे के सारे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है। ये है सिंथेटिक, सिंथेटिक इन द सेंस लेब में बनाया हुआ, ठीक है ना। कोर्टिसोल तो क्या हो गया हमारे पास में नेचुरली, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। एड्रिनल ग्लैंड में भी कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स में भी कहाँ से दोस्तों, ग्लूकोकोर्टिकोइड यानी कि बीच वाली लेयर से जो है वो शुरू होता है, ठीक है, जो ना वेसिकुलोटा से। ये ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी है, इसलिए इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा वो सारी चीजें कंठस्थ है। तो ये जो है वो एक सिंथेटिक कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है, यानी कि लेब में बनाया हुआ जो है वो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है। अब कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या क्या काम करते हैं तो यहाँ तो बताने की जरूरत ही नहीं है। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स बेसिकली जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी वर्क करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं, यानी कि इम्यूनिटी को जो है वो डिक्रीज करते हैं, एंड एंटी एडिमा प्रॉपर्टी जो है वो रखते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे यही चीज आ गई। डेक्सामेथाजोन इज द पोटेंट सिंथेटिक कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है विथ एंटी इन्फ्लामेटरी, इम्यूनोसप्रेसिव एंड एंटी एडिमा प्रॉपर्टी जो है वो रखता है। देन उसके बाद इट यूज टू ट्रीट, अब ये किस किस के यूज में जो है वो काम में आता है, इस यूज टू ट्रीट इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। जहां कहीं पे भी अगर इन्फ्लामेशन है तो उस कंडीशन हम जो है वो डेक्सामेथाजोन देते हैं। एंड ऑटो इम्यूनिटी कंडीशन, ऑटो इम्यूनिटी कंडीशन जैसे कोई भी बहुत सारी डिजीज है,
ठीक है। तो ऑटो इम्यूनिटी में भी जो हम डेक्सामेथासोन देते हैं। एलर्जिक, उसमें हम डेक्सामेथासोन देते हैं। एंड सेरेब्रल एडिमा अमंग अदर कंडीशन, सेरिब्रल एडिमा, इस कंडीशन में भी जो हम डेक्सामेथासोन जो है वो देते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास में इंडिकेशन। इंडिकेशन इन द सेंस यूजेज, क्या क्या जो है वो इसके यूजेज है। भाई डेक्सामेथासोन जो है वो कौन कौन सी कंडीशन में जो है वो दे सकते हैं, उन सबको जो हम वन बाय वन करके जो है वो ले लेते हैं। तो यूजेज आपको कंटेस्ट होना चाहिए, न सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से, इन फ्यूचर में भी आपको पता होना चाहिए कि डेक्सामेथासोन क्यों दिया जाता है। भाई आप मेडिकल प्रोफेशनल से हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी ड्रग्स जो है वो कौन सी कंडीशन में जो है वो दी जाती है। तो पहला यूजेज आ जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी यूजेज, जहाँ कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हो वहाँ पे हम जो है वो डेक्सामेथासोन देते हैं। लाइक रूमेटिड आर्थराइटिस, लूपस, सीवियर अस्थमा, COPD एंड इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में हम जो है वो यूज लेते हैं। नेक्स्ट एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन देखा होगा, किसी को बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ काट ली है या किसी ड्रग से जो है वो एलर्जिक रिएक्शन होगा, उस कंडीशन में भी हम जो है वो डेक्सामेथासोन देते हैं। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, एनाफाइलेसिस एंड एंजियोएडिमा की कंडीशन में देते हैं। नेक्स्ट ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज यानी कि आपको बताइए बहुत सारी, जैसे GBS हो गया या मास्थेनिया ग्रेविस हुआ, ठीक है ना, ये सारे के मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सारे के सारे ऑटो इम्यून डिजीज है। उसमें क्या होता है कि हमारी खुद बॉडी जो है वो हमारे खुद के जो है वो पार्ट्स या ऑर्गन को ही जो है वो एंटीबॉडीज के रूप में आइडेंटिफाई कर लेती है, यानी कि हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बन जाती है। तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो डेक्सामेथासोन जो है या कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हो देते हैं। देन उसके बाद ब्रेन स्वेलिंग यानी कि सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रल एडिमा की कंडीशन में अगर कोई हेड इंजरी हो गया या मेनिंजाइटिस हो गया, एंसेफेलाइटिस हो गया, उस कंडीशन में भी हम जो है वो डेक्सामेथासोन देते हैं उस ब्रेन की स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए। देन उसके बाद आता है हमारे पास में कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी इन द सेंस कि कैंसर थेरेपी जब कोई क्लाइंट लेता है तो सीवियर जो है वो नोजिया एंड वोमिटिंग होता है। और कई बार आपने ये भी देखा होगा हॉस्पिटल में जो बच्चे काम कर रहे हैं कि नॉर्मल अगर ऑन्डेरेस्टेरोन या फिर हम कहें कि पेरिनोम से भी किसी को जो है वो उल्टी नहीं रुकती, तो लास्ट में स्टेरॉइड ही जो है वो दिया जाता है, जिसमें हम हाइड्रोकोर्टिसोन या फिर डेक्सामेथासोन जो है वो देते हैं। तो इट हेल्प टू मैनेज नोजिया एंड वोमिटिंग इन कीमोथेरेपी टू रिड्यूस ब्रेन मेटास्टेटिक स्वेलिंग। नेक्स्ट कोविड-19 ट्रीटमेंट। अभी लेटेस्ट में भाग्यशाली आप भी हो, मैं भी हूं कि कोविड-19 जैसी फेज को भी जो है वो निकाल के आ चुके हैं और एक दूसरे से जो है वो रूबरू है। तो कोविड-19 में भी जो है वो डेक्सामेथासोन जो है बहुत लार्ज स्केल पे जो है वो यूज किया गया था। नेक्स्ट एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एंडोक्राइन डिसऑर्डर यानी कि सपोज कीजिए कि बॉडी हमारे पास में जो है, खासतौर से जो एड्रिनल ग्लैंड है वो सही तरीके से हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस नहीं करी। एड्रिनल ग्लैंड में भी कोर्टेक्स वाला, और कोर्टेक्स में भी जो ना फेसिकुलेटा लेयर से जो हार्मोन है, जैसे कोर्टिसोल है, कोर्टिसोन है, ये अगर हार्मोन रिलीज नहीं प्रॉपर हो पा रहे हैं तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो डेक्सामेथासोन देते हैं। यूज इन एड्रिनल इनसफिशिएंसी, अगर एड्रिनल ग्लैंड प्रॉपर जो है वो हार्मोन रिलीज नहीं कर रही है, या फिर कसिंग सिंड्रोम, ठीक है, उसकी कंडीशन में डेक्सामेथासोन जो है वो टेस्ट, सप्रेशन टेस्ट भी करते हैं। शॉक एंड सेप्सिस कंडीशन में अगर कोई क्लाइंट शॉक है, शॉक भी कौन सा दोस्तों, स्पेशली सेप्टिक शॉक, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लामेटरी है या फिर एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, उस कंडीशन में हम जो है डेक्सामेथासोन देते हैं। तो ये सारे के सारे यूजेज आ गए हमारे पास में डेक्सामेथासोन के। इस कंडीशन में हम डेक्सामेथासोन जो है वो देते हैं। देन नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ये करते क्या है। डेक्सामेथासोन दे तो दिया और ये सारी चीज करती है कि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, सेरिब्रल एडिमा को रिड्यूस करता है। देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में ऑटो इम्यून डिजीज में भी हम देते हैं, एलर्जिक रिएक्शन में भी देते हैं। ये सारी चीजें कोविड-19 ये सब चीजें हमने देख ली, लेकिन ये बेसिकली जो है वो करता क्या है। तो ये बेसिकली क्या करता है दोस्तों, बाइंड होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड रिसेप्टर्स, यानी कि जो एड्रिनल ग्लैंड वाले जो रिसेप्टर्स थे, एड्रिनल ग्लैंड से जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के हार्मोन रिलीज हो रहे थे, वो हार्मोन जहां पे जाके बाइंड होते हैं ना, वहां पे जो है वो बाइंड हो जाते हैं एंड रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन एंड रिड्यूस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है। जहां पे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन वाले रिसेप्टर अटैच होते हैं वहां पे जाके अटैच हो जाते हैं और इन्फ्लामेशन को जो है वो रिड्यूस करते हैं। साथ के साथ क्या करते हैं दोस्तों, जो भी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है, जैसे कि लाइक साइटोकाइनेज, उसको सप्रेस करते हैं। आपने इन्फ्लामेशन देखा होगा, इन्फ्लामेशन जो है वो अलग से हम क्लास भी ले लेंगे। इन्फ्लामेशन में क्या होता है दोस्तों, साइटोकाइनेज वगैरह जो है वो रिलीज होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि उनके प्रोडक्शन को जो है वो रिलीज कर देता है, यानी कि सप्रेसिंग इम्यून सिस्टम एक्टिविटी, जो हमारे पास में इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी है उसको सप्रेस करता है, एंड डिक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, जो इन्फ्लामेशन को कोज करते हैं, जैसे कि साइटोकाइनेज, प्रोस्टाग्लैंड, उनको जो है वो रिड्यूस करता है या दबा देता है।
नेक्स्ट क्या करता है, रिड्यूसिंग वेस्कुलर प्रीमेबिलिटी। वेस्कुलर प्रीमेबिलिटी इन द सेंस कि जब प्रीमेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी फ्लूइड या आयन जो है वो एक्सचेंज होता है, जैसे ब्लड वेसल से फ्लूइड जो है वो इंट्रा टिश्यू में जाना या इंट्रा टिश्यू से जो है वो हमारे पास में ब्लड वेसल्स में आना, उसको हम बोलते हैं प्रीमेबिलिटी। तो ये क्या करता है दोस्तों, वेस्कुलर प्रीमेबिलिटी को जो है वो रिड्यूस करता है। अब वेस्कुलर प्रीमेबिलिटी को जो है वो रिड्यूस करेगा तो क्या होगा दोस्तों, जैसे ये हमारे पास में ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर जो है वो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड या प्लाज्मा सर्कुलेट हो रहा है। अब ये ब्लड और प्लाज्मा जो है वो इंट्रा टिश्यू में जो है वो नहीं जाने देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एडिमा नहीं होगा। इसलिए एडिमा में भी जो है वो काम में आते हैं। रिड्यूस वेस्कुलर प्रीमेबिलिटी सो दैट डिक्रीजिंग टिश्यू स्वेलिंग एंड एडिमा। नेक्स्ट आता है इनहिबिटिंग व्हाइट ब्लड सेल्स माइग्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिक्रीज इम्यून ओवर एक्टिविटी एंड एलर्जिक रिएक्शन। ये क्या करता है दोस्तों, हमारे पास में जो व्हाइट ब्लड सेल्स की जो माइग्रेशन होती है, माइग्रेशन इन द सेंस आपने देखा जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो इमीडिएटली क्या होता है हमारे पास में, स्पेशली इसेनोफिल टाइप, पता है ना आपके डब्ल्यूबीसी को, बेसोफिल, इसेनोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये सारे डब्ल्यूबीसी के टाइप है। तो जैसे ही कोई एलर्जिक रिएक्शन आता है ना, तो डब्ल्यूबीसी हमारे पास में ब्लड में होती है, वो वहां से माइग्रेट करती है, यानी कि बाहर निकल के उस जगह लड़ने जाती है, यानी कि तैयार होती है लड़ने के लिए। तो ये क्या करता है कि जैसे ही कोई एलर्जिक रिएक्शन जैसा कोई समझ में आता है या एलर्जिक ओवर एक्टिविटी होती है, तो ये अपनी सेना को रोक के रखते हैं, भाई नहीं नहीं मत जाओ, इतनी बड़ी लड़ाई नहीं हुई, आप तुरंत हथियार निकाल लेते हो, ठीक है। तो इस तरीके से उनको इनहिबिट करता है। क्लियर। तो यूजेज और मैकेनिज्म अगर आप इत्मीनान से और सही तरीके से पढ़ोगे तो सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि किस कंडीशन में हम जो है वो ये डेक्सामेथासोन नहीं दे सकते। तो दोस्तों पहला आ जाता है, पहली चीज तो आपको इतना याद रखना चाहिए कि जहां कहीं पे पहले से अगर ऑलरेडी इम्यूनिटी डिक्रीज है, ठीक है, तो उस कंडीशन में नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज, अगर किसी को डायरिया वगैरह है, क्योंकि ये बेसिकली क्या करवाता है दोस्तों, हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है, तो उस कंडीशन में तो कुछ कुछ कंडीशन है जहां पे जो है वो हम डेक्सामेथासोन नहीं देते हैं। वन बाय वन करके जो है वो ले लेते हैं। डेक्सामेथासोन शुड नॉट बी यूज इन, पहला आता है सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन। सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन में क्यों नहीं देते हैं दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी डेक्सामेथासोन अगर दोगे तो इम्यूनिटी सप्रेस होगी, इम्यूनिटी सप्रेस होगी तो जो फंगल इन्फेक्शन है वो लार्ज स्केल पे जो है वो फैल जाएगा। सेकंड, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में जो है वो नहीं देते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो है वो हमारे पास में टीबी में जो है वो रीएक्टिवेशन जो है वो करवाता है। नेक्स्ट, लाइव वैक्सीन, अगर किसी को लाइव वैक्सीन चल रहे हैं तो लाइव वैक्सीन में आपको पता है कि जिंदा जो है वो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, और ऊपर से आपने डेक्सामेथासोन दे दिया, तो जैसे आपने बीसीजी का जो है वो टीका लिया या ओपीवी किसी बच्चे को पिलाया है और ऊपर से डेक्सामेथासोन वो दे दिया, तो वो जो लाइव वैक्सीन थे वो फिर डिजीज जो है वो कोज कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है वहां पे हमारे पास में इम्यूनिटी डिक्रीज है। नेक्स्ट, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में क्यों, क्योंकि बेसिकली डेक्सामेथासोन जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है। तो ध्यान रखना हमेशा, अगर किसी क्लाइंट को जो है वो डेक्सामेथासोन या हाइड्रोकोर्टिसोन चल रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये क्लाइंट जो है वो डायबिटीज से सफर कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो है वो हम नहीं देते हैं, क्योंकि ये हाइपरग्लाइसीमिया कोज करवाता है। नेक्स्ट, सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस, अगर किसी को बहुत ज़्यादा जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस इन द सेंस कि कैल्शियम जो है वहाँ पे नहीं है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से बोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लूज हो गई है, और ये डेक्सामेथासोन जो है वो और ज़्यादा जो है वो लूज करवाता है। एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर में भी जो है डेक्सामेथासोन नहीं देते, क्योंकि ये बेसिकली मेनिया, डिप्रेशन एंड साइकोसिस को जो है वो कोज करता है। अगर किसी क्लाइंट को बहुत ज्यादा डेक्सामेथासोन दे तो मेनिया की कंडीशन आ जाएगी, सडनली जो है वो एक्टिव हो जाएगा या सडनली जो है वो चुप हो जाएगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी जो है वो नहीं देते। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग कंसिडरेशन, यानी कि क्या क्या चीजों का जो है वो ध्यान में रखना है। जहां कहीं पे भी मैं अंडरलाइन करूं, ठीक है, वैसे तो मैंने बाकी स्लाइड सारी हटा दी, जैसे पहले मैंने साइड इफेक्ट, फार्माकोकाइनेट, ये बहुत सारी चीजें थी, तो अब मेन स्लाइड जो है वो रखी है, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको मैं कहीं पे भी अंडरलाइन कर दूं तो उसको आपको कंफर्म जो है वो याद कर लेना है। नेक्स्ट, जिस क्लाइंट को भी डेक्सामेथासोन चल रहा है उसमें मॉनिटर ब्लड शुगर लेवल इन डायबिटिक कंडीशन, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है। नेक्स्ट, असेस द साइन ऑफ इन्फेक्शन, क्यों, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है और साथ के साथ जो है वो इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, तो इन्फेक्शन के जो साइन आते हैं उनको जो है वो अर्ली आइडेंटिफाई करना है, ठीक। नेक्स्ट, मॉनिटर जीआई ब्लीडिंग इन पेशेंट टेकिंग एनएसएआईडी, ठीक है, अगर कोई क्लाइंट जो है वो एनएसएआईडी, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग लाइक एस्पिरिन वगैरह यूज में ले रहा है और साथ के साथ डेक्सामेथासोन भी यूज में ले रहा है, तो उसके अंदर जीआई ब्लीडिंग ना हो, इसके लिए जो है वो हम अर्ली आइडेंटिफाई या मॉनिटर जो है वो करते हैं। नेक्स्ट,
चेक एड्रेनल इनसफिशिएंसी इन पेशेंट विद लॉन्ग टर्म थेरेपी, ठीक है, एड्रेनल इनसफिशिएंसी को भी जो हम चेक करते रहते हैं। एंड एजुकेट द पेशेंट टैपरिंग डोज टू प्रिवेंट एड्रेनल क्राइसिस, और क्लाइंट को एजुकेट करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी स्टेरॉइड अगर काम में ले रहे हो तो कभी भी उसको डायरेक्टली जो है वो खत्म नहीं करते। खत्म इन द सेंस, जैसे मान लीजिए किसी क्लाइंट को जो है वो डेक्सामेथासोन जो है वो 16 mg चल रहा है मान लीजिए, और आपको उसको बंद करना है, तो डायरेक्ट आप उसको कभी भी बंद नहीं करोगे, अदरवाइज वो क्लाइंट किस में चला जाएगा दोस्तों, एड्रेनल क्राइसिस में चला जाएगा। आपको उसको फिर 2 दिन जो है वो 8 mg पे लाना है, फिर 2 दिन आपको 4 mg पे लाना है, देन उसको जो है वो फिनिश कर देते हैं। या कोई भी ड्रग्स अगर QID है तो उसको TDS लेना है, TDS से फिर BD लेना है, BD से जो है वो OD करके इस तरीके से फिनिश करोगे, स्पेशली स्टेरॉइड ड्रग्स के लिए। देन एनकरेज कैल्शियम एंड विटामिन डी इंटेक, क्लाइंट को जो है वो विटामिन डी और कैल्शियम के लिए जो है वो एनकरेज करेंगे ताकि ऑस्टियोपोरोसिस से जो है वो प्रिवेंट हुआ जा सके। क्लियर। अब आ जाते हैं हमारे पास में समरी में डेक्सामेथासोन इज द पोटेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। ये जो है पोटेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, या हम कह सकते हैं कि ये जो है वो लेब में बना हुआ या सिंथेटिक जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, जो कि यूज में लिया जाता है, यूज फॉर इन्फ्लामेटरी, एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून एंड कैंसर रिलेटेड कंडीशन में जो है वो काम में लिया जाता है। और लॉन्ग टर्म और हाई डोज कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कशिंग सिंड्रोम, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया या तो उसमें किस चीज़ का रिस्क हो जाता है, कशिंग सिंड्रोम का हो जाता है। कशिंग सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों, एड्रेनल हार्मोन्स की जो है वो इंक्रीज होता है, कमी नहीं होता है, ठीक है ना। चांद सा चेहरा शीशे याद रख सकते हो, लेकिन शीशे कम नहीं याद रख सकते, एडिशन से जो है वो ऐड नहीं होता, उल्टा। मैंने ऑलरेडी एड्रेनल ग्लैंड में जो है बहुत अच्छे तरीके से बताया। एंड ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, एड्रेनल सप्रेशन और इन्फेक्शन जो है वो हो सकते हैं अगर लंबे समय तक जो है वो काम में लिया गया है। क्लियर है। ये हमारे पास में जो है वो डेक्सामेथासोन जो है वो फिनिश हुआ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन आपने देखा होगा दोस्तों कि बेसिकली जो COPD वाले क्लाइंट को या जो पल्मोनरी में वार्ड में ड्यूटी करते हैं वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे डेरिफाइलिन जो है वो बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है। बेसिकली मोटा मोटी आपको पता ही है कि ये जो है ब्रोंकियोडायलेटर का जो है वो काम करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से और आगे पढ़ते हैं। डेरिफाइलिन इज ए ब्रोंकियोडायलेटर। डेरिफाइलिन क्या है दोस्तों, एक ये ब्रोंकियोडायलेटर है टू ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, chronic obstructive pulmonary disease that is called COPD and other respiratory condition involving bronchospasm। यहाँ पे ब्रोंकियोडायलेटर का एक सिंपल है, ये बहुत ज़्यादा काम नहीं करवाता। जैसे डेक्सामेथासोन के बारे में हमने देखा था कि एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, सप्रेशन को भी रिड्यूस करता है, स्वेलिंग को भी रिड्यूस करता है, बहुत सारे काम है। लेकिन यहाँ पे डेरिफाइलिन का एक ही काम है, ये ब्रोंकियोस को जो है वो डायलेट करता है। तो कौन सी कंडीशन में दे सकते हैं, उस कंडीशन में दे सकते हैं जहां पे ब्रोंकियोस जो है वो डायलेट नहीं हो पाती है या ब्रोंकियो स्पाज्म बन जाता है, उस कंडीशन में हम जो है वो डेरिफाइलिन देते हैं। तो सीधा सीधा डेफिनेशन आ गई ना कि डेरिफाइलिन इज यूज एज ए ब्रोंकियोडायलेटर एंड यूज ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। अस्थमा में आपको पता है कि ब्रोंकियल का जो है वो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। एंड COPD कंडीशन में भी जो है ब्रोंकियस जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। और अदर रेस्पिरेटरी कंडीशन में जो है ब्रोंकियोस्पाज्म, जिसमें ब्रोंकियोस्पाज्म बनता है, उस कंडीशन में हम जो है वो डेरिफाइलिन दे सकते हैं। अब डेरिफाइलिन क्या है दोस्तों, डेरिफाइलिन कॉम्बिनेशन होता है किसका, इटियोफाइलिन, ठीक है, और थियोफाइलिन। इटियोफाइलिन और थियोफाइलिन इनके कॉम्बिनेशन से जो है वो डेरिफाइलिन बनता है। आपने देखा होगा कई बार डेरिफाइलिन जो है वो हमारे पास में क्रैश कार्ड में या हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, तो हम थियोफाइलिन एक सब्सटेंसेस के रूप में जो हम दे सकते हैं। भाई जब कुछ है ही नहीं है तो कुछ तो दें, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना एट्रोवास या फिर हम कहें कि इकोस्प्रिन AV, ठीक है, तो इसमें एट्रोवास्ट और इकोस्प्रिन दोनों आता है। ठीक उसी तरीके से इसके अंदर हमारे पास में डेरिफाइलिन के अंदर जो है वो इटियोफाइलिन एंड थियोफाइलिन दोनों का जो है वो कॉम्बिनेशन में आता है। इंडिकेशन इन द सेंस यूजेज, तो यूजेज बड़ा सिंपल है। कौन कौन सा यूजेज है, पहला आ जाता है ब्रोंकियो अस्थमा, क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है कि वहाँ पे ब्रोंकियोस्पाज्म बन जाते हैं, तो उस कंडीशन में देते हैं। दूसरा यूज आता है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उस कंडीशन में, क्योंकि वहाँ पे ब्रोंकियल्स में जो है वो स्पाज्म होता है, प्रॉपर जो है वो एयर फ्लो नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम जो है डेरिफाइलिन देते हैं। देन उसके बाद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसमें ब्रोंकियोस्पाज्म बनता है, लाइक एलर्जी में बन गया, या मान लो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बन गया, या फिर मान लो किसी इन्फेक्शन की वजह से एन केन प्रकार। आपको चीज एक ही याद रखनी है कि कोई भी ऐसी डिजीज जिसमें हमारे पास में ब्रोंकियल्स का जो है वो स्पांज बन गया या ब्रोंकियल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो चुके, उस कंडीशन में हम जो है वो डेरिफाइलिन दे सकते हैं। एंड एपनिया इन प्रीटर्म इन्फेंट, जो प्रीटर्म इन्फेंट है
प्रीटर्म इन्फेंट इन द सेंस कि जो 37 वीक से पहले जो हो बच्चा डिलीवर करता है, 9 महीने 7 दिन से पहले जो हो बच्चा डिलीवर करता है, उसको हम बोलते हैं प्रीटर्म। तो प्रीटर्म में क्या होता है कि लंग्स जो है वो इतने ज़्यादा जो है वो डेवलप्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनमें बार बार जो है वो एपनिया की कंडीशन आती है, तो उस एपनिया को प्रिवेंट करने के लिए भी हम जो है वो डेरिफाइलिन देते हैं। देन उसके बाद आता है मैकेनिज्म कि ये करती किस तरीके से काम है, ठीक है। ब्रोंकियोस्पाज्म जो है उस कंडीशन में देते हैं और डेरिफाइलिन देने के बाद में ब्रोंकियल्स जो है वो डायलेट हो जाते हैं, चलो ठीक है। लेकिन ये किस तरीके से कहाँ पे जाके जो है वो एक्ट करते हैं उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है रिलैक्स ब्रोंकियल मसल्स, यानी कि जो हमारे पास में ब्रोंकियल्स मसल्स है ना, जो ब्रोंकियल्स को जो है वो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन करती है, वहां पे जाके अटैक करते हैं। और वो किसको करता है दोस्तों, ये ब्लॉक करते हैं फास्फोडाइट्राइज एंजाइम को, ठीक है, उसको ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज साइक्लिक एएमपी लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ब्रोंकियल्स जो है वो डायलेट हो जाते हैं। सीधे शब्दों में है कि हमारे पास में जो है वो सेलिक एएमपी जो है वो ब्रोंकियल्स को डायलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो फॉस्फेडाइट्राइज है वो हमारे पास में ब्रोंकियल्स को जो है वो कंस्ट्रिक्ट करता है। तो ये हमारे पास में सीधा जाके अटैक क्या करेगा, ब्लॉक फास्फोडाइट्राइज को जो है वो ब्लॉक कर देगा और रिलीज करेगा, इंक्रीज करेगा साइक्लिक एएमपी, जिससे ब्रोंकियल्स जो है वो डायलेट हो जाते हैं। सेकंड, रिड्यूसिंग एयरवे इन्फ्लामेशन, अगर एयरवे के अंदर इन्फ्लामेशन है तो वहां पे जो है वो उस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा। अब जैसे इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा, ब्रोंकियल्स जो है वो डायलेट हो जाते हैं। एंड स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको बताइए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही हमारे पास में सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। ब्रोंकियल्स को डायलेट करना है, कंस्ट्रिक्ट करना है, कौन करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और फोर्स करता है कि ब्रोंकियल्स को जो है वो डायलेट करो। एंड माइल्ड डायूरेटिक इफेक्ट, डायूरेटिक इफेक्ट आपको बताइए कि बॉडी के अंदर जो भी हमारे पास में फ्लूइड है उसको बाहर निकालने के प्रोसेस या बाहर निकालने वाले एजेंट क्या कहलाते हैं, डायूरेटिक कहलाते हैं। तो ये थोड़ा सा डायूरेटिक इफेक्ट भी दर्शाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे मान लो किसी को पल्मोनरी एडिमा है या बॉडी के अंदर जो है वो हमारे पास में फ्लूइड ज्यादा भरा हुआ है जिससे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो वो ये डायूरेटिक तरीके से काम करेगा, तो उस फ्लूइड को जो है बॉडी से बाहर निकाल देगा और सांस जो है वो आसानी से आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है वो काम करते हैं। अगर चीजें समझ में आ रही है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो कमेंट जो है वो जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो हो किस कंडीशन में हम जो है वो नहीं दे सकते। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन को आप रटो मत, अगर आपने इंडिकेशन याद कर लिए और आपने जो है वो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स ये याद कर लिया, तो आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन याद करने की जरूरत नहीं है। कौन सी कंडीशन, और आगे की स्लाइड में मैं लेके भी नहीं आऊंगा, नेक्स्ट क्लास में जो कल होगी परसों होगी उसमें ये स्लाइड भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो जो धीरे धीरे हम स्लाइड कम कर रहे हैं ना। पहली क्लास के अंदर हमारे पास में लंबी क्लास बनी थी, क्योंकि उसमें सारी चीजें जो है हमने डाल रखी थी। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है, नॉर्मल साइड इफेक्ट क्या होता है, कौन सी कंडीशन में हम नहीं दे सकते। अब धीरे धीरे स्लाइडें कम हो रही है, क्योंकि रटना नहीं है, जो चीज़ समझ में आ गई है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अगर मैं रट पाता तो शायद पॉसिबल नहीं था। तो रटो मत, समझो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन को कैसे याद करना है, आपको मैकेनिज्म पता है, यूजेज पता है, तो कौन सी कंडीशन में जो है वो नहीं दे सकते। तो सीधी सीधी बात है, अगर किसी क्लाइंट को जो है वो अरेथमिया है या ऑलरेडी ब्रोंकियोस्पाज्म है, ठीक है, या कोई लीवर डिजीज है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम जो है वो नहीं देंगे। या ऑलरेडी जो है वो हमारे पास में ब्रोंकियल्स का जो है वो सीवियर जो है वो स्पाज्म बना हुआ है, या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो हाइपरटेंशन है, उस कंडीशन में जो है वो नहीं देंगे। तो सीवियर कार्डिक अरेथमिया में नहीं देते हैं, एक्टिव पेप्टिक अल्सर डिजीज में नहीं देते हैं, देन उसके बाद अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में नहीं देते हैं, सीवियर लीवर एंड किडनी डिजीज में नहीं देते हैं, एंड हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन में जो है वो नहीं देते हैं, क्योंकि इन सब कंडीशन में और ज़्यादा जो है वो वर्स इफेक्ट जो है वो शो करता है। देन उसके बाद नर्सिंग कंसिडरेशन, क्या क्या नर्सिंग कंसिडरेशन जो है वो हमें पता होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन आ जाती है दोस्तों, मॉनिटर हार्ट रेट, यानी कि कंटिन्यूस जो है वो मॉनिटर करेंगे हार्ट रेट को एंड ब्लड प्रेशर को, अगर किसी क्लाइंट को जो है वो आईवी डेरिफाइलिन चल रहा है तो। क्यों, क्योंकि ये दोस्तों अरेथमिया कोज करवाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये अरेथमिया कोज करवा सकता है, इसलिए मॉनिटर हार्ट रेट को करते हैं, और बीपी को भी जो है वो इंक्रीज करता है, हाइपरटेंशन करवाता है, ये देखो, ठीक है, यहीं पे देखा ना, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन करवाता है। तो इसके लिए जो है वो हमें कंटिन्यूस जो है वो ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट को जो है वो मॉनिटर करना है। नर्सिंग कंसिडरेशन जो भी आ रही है, नर्सिंग कंसिडरेशन, यूजेज एंड मैकेनिज्म, इसकी तो हर एक लाइन याद करनी है। तो यहाँ पे मैं रेड गोला नहीं लगाऊंगा, कहीं आप रेड गोला के लिए बैठे रहो, इसमें तो याद करना ही करना है, ठीक है। देन मॉनिटर हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर इन पेशेंट विथ रिसीव आईवी डेरिफाइलिन ले रहा है, तो ये सारी चीजें देते हैं। नेक्स्ट, चेक फॉर साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, डेरिफाइलिन की जो है वो टॉक्सिसिटी है उसको चेक करते हैं। और टॉक्सिसिटी कैसे पता चलेगी दोस्तों, नोजिया,
ट्रिमर्स एंड पैल्पिटेशन। ठीक है, ट्रिमर्स आपको बताइए हाथ पर कांपने लग जाएंगे, एंड पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन इन द सेंस, पैल्पेशन होता है किसी चीज को जो है वो टच करके देखना, पैल्पिटेशन होता है कि हमारी हार्ट रेट जो है वो इतनी इंक्रीज हो जाती है कि हमें बिना स्टेथोस्कोप के भी सुनाई देती है, उसको हम बोलते हैं पैल्पिटेशन। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओरल डोज आफ्टर फूड रिड्यूस स्टोमक इरिटेशन, हमेशा डेरिफाइलिन को जो है वो खाना खाने के बाद में देने चाहिए क्योंकि ये स्टोमक इरिटेशन करवाता है। ठीक है, तो खाना खाने के बाद में दोगे तो स्टोमक इरिटेशन जो है वो नहीं होगा। एंड कैफीन इनटेक को जो है वो अवॉइड कर देना चाहिए क्योंकि ये इसके स्टिमुलेशन करवा देता है, यानी कि उसको इंक्रीज करवाता है। कैफीन या तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज करेगा या किसी चीज़ को बढ़ा देगा। अब आपने डेरिफाइलिन दिया है एक नॉर्मल अमाउंट में और फिर अगर कोई किसी ने कैफीन ले लिया है तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट, एजुकेट द पेशेंट एडिहरेंस एज इरेगुलर कैन बी रोस रेस्पिरेटरी कंडीशन। ठीक है, क्लाइंट को जो है वो एजुकेट करेंगे कि आपको जो है वो इसको कंटिन्यू लेनी है, इरेगुलर करोगे तो फिर रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में समरी। समरी की अगर बात करें तो समरी आपको पता ही है, डेरिफाइलिन इज द ब्रोंकियोडायलेटर। डेरिफाइलिन क्या है? ब्रोंकियोडायलेटर है जो कि यूज लिया जाता है इन अस्थमा, सीओपीडी एंड अदर एयरवे डिसऑर्डर जिसके अंदर ब्रोंकियो स्पाज्म बनते हैं। इट वर्क रिलैक्सिंग ब्रोंकियल मसल्स, ये ब्रोंकियल मसल्स को रिलीज करता है एंड रिड्यूस एयरवे इन्फ्लामेशन, एयरवे इन्फ्लामेशन को जो है वो रिड्यूस करता है, एयरवे इन्फ्लामेशन को जो है वो रिड्यूस करता है। इट हैज ए नैरो सेफ्टी मार्जिन मीनिंग टॉक्सिक इफेक्ट कैन कोज इजीली इफ ओवरडोज, अगर आपने ओवरडोज दे दिया है तो फिर टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो अराइज हो सकते हैं। ये हमारे पास में जो है वो डेरिफाइलिन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में फ्रूसामाइड, या इसको जो है वो फ्रूसेमाइड दोनों के नाम से जो है वो दोनों जाना जाता है। फ्रूसामाइड या फ्रूसेमाइड दोनों एक ही चीज़ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मोटा मोटी आपको चीज़ है, फ्रूसामाइड क्यों देते हैं? हाइपरटेंशन वाली कंडीशन में देते हैं जहां कहीं पे भी ये एक डायूरेटिक इफेक्ट शो करता है। फ्रूसामाइड क्या है? डायूरेटिक है। और ऑलरेडी मैंने डायूरेटिक की भी एक क्लास ले रखी है जिसमें मैंने लूप डायूरेटिक, ओस्मोटिक डायूरेटिक, ठीक है ना, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, ये सारे डायूरेटिक जो है वो बता रखे हैं, ट्यूबुलर डायूरेटिक, ये सारे डायूरेटिक बता रखे हैं। तो ये जो हमारे पास में फ्रूसामाइड है ये लूप डायूरेटिक है। अब देखो हर चीज का एक अलग अलग होता है, जैसे मैनिटोल जो है वो हमारे पास में ओस्मोटिक डायूरेटिक है, यानी कि ओस्मोसिस के थ्रू द्वारा जो है वो फ्लूइड को बाहर निकालेगा। ये क्या है? ये एक लूप डायूरेटिक है। लूप डायूरेटिक इन द सेंस ये कहां पे जाके एक्ट करेगा? लूप ऑफ हेनले पे जाके जो है वो एक्ट करेगा। और जो लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करेगा तो वो क्या करेगा कि वाटर को भी बॉडी से बाहर निकालेगा और हमारे पास में जो सोडियम है उसको भी बॉडी से बाहर निकालेगा। तो ये बेसिकली किडनी डिजीज हो या हार्ट फेलियर को या एडिमा की कंडीशन हो या हाइपरटेंशन की कंडीशन हो, एन के एन प्रकार आपको एक चीज कंटेस्ट करनी है कि ये डायूरेटिक का काम करता है और ये हमारी बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालेगा। तो हाइपरटेंशन में फ्लूइड ज्यादा है, एडिमा में फ्लूइड ज्यादा है, पल्मोनरी एडिमा में फ्लूइड ज्यादा है, पोर्टल हाइपरटेंशन में फ्लूइड ज्यादा है, देन किडनी डिजीज में हमारे पास में फ्लूइड ज्यादा है, हार्ट फेलियर की कंडीशन में हमारे पास में फ्लूइड ज्यादा है, किसी भी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड ज्यादा है तो उस फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसमें हम जो है वो डायूरेटिक थेरेपी देते हैं और इसके द्वारा जो है उसको बाहर निकाला जाता है। क्लियर? तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। फ्रूसामाइड, जिसको हम फ्रूसेमाइड के नाम से भी जो जानते हैं, फ्रूसामाइड आल्सो नोन एज फ्रूसेमाइड, इट इज ए पोटेंट लूप डायूरेटिक। मैंने बताया ना काफी बार एग्जाम में पूछा गया लूप डायूरेटिक का एग्जांपल दो, आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा, स्पेरालोक्टन आ जाएगा, मैनिटोल आ जाएगा, लेसिक्स आ जाएगा एंड नन ऑफ दीज आ जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो फ्रूसेमाइड या हम कहें लेसिक्स जो है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों? लूप डायूरेटिक है। और अगर लूप डायूरेटिक है तो क्या करेगा? एक्सेसिव जो फ्लूइड है उसको बॉडी से बाहर निकालेगा। ठीक, तो फ्रूसेमाइड आल्सो नोन एज फ्रूसेमाइड, इट इज ए पोटेंट लूप डायूरेटिक यूज टू रिमूव एक्सेसिव फ्लूइड। कि ठीक है, किस में यूज लिया जाता है? रिमूव एक्सेसिव फ्लूइड इन बॉडी कंडीशन लाइक हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज एंड हाइपरटेंशन। आपको पता है हाइपरटेंशन कंडीशन हो या हार्ट फेलियर हो, किडनी डिजीज, इनमें जो है वो फ्लूइड ज़्यादा होता है तो उस फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। इट वर्क बाय इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट। मैंने बताया था आपको कि ये जो है वो डायूरेटिक के रूप में काम करता है, तो ये यूरिन आउटपुट को जो है वो इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? विच हेल्प टू रिड्यूस फ्लूइड ओवरलोड एंड एडिमा, जिसकी वजह से फ्लूइड ओवरलोड और एडिमा जो है वो कम हो जाएगा। इंडिकेशन, कौन कौन सी कंडीशन या कौन कौन सी डिजीज में हम जो है वो फ्रूसामाइड या लेसिक्स जो है वो देख सकते हैं। पहला आ जाता है हमारे पास में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। आपको पता है हार्ट फेलियर की कंडीशन में जो है वो फ्लूइड को हमें रिड्यूस करना होता है ताकि हार्ट पे जो है वो प्रेशर कम आए और फेलियर के चांसेस जो है वो कम हो जाए। तो रिड्यूस
फ्लूइड रिटेंशन एंड पल्मोनरी एडिमा। अगर पल्मोनरी एडिमा कम होगा और फ्लूइड रिटेंशन कम होगा तो हार्ट फेलियर की कंडीशन से जो है वो रिकवर हो सकते हैं। नेक्स्ट, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो आपको पता है कि फ्लूइड को जो है बाहर निकालना हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है। एंड पल्मोनरी एडिमा, वही सारी चीज, रैपिड रिमूव फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द लंग्स, लंग्स के अंदर जो है वो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी एडिमा। तो उसमें भी हम जो है वो लेसिक्स दे सकते हैं, देते ही। नेक्स्ट, लीवर सिरोसिस और एसाइटिस। लीवर सिरोसिस आपको बताइए, लीवर जब सही तरीके से काम नहीं कर पाता है तो उसकी वजह से हमारे पास में जो प्रोटीन है, और प्रोटीन भी कौन सी दोस्तों हमारे पास में, ग्लोबुलिन एल्बुमिन प्रोटीन जो है वो, जो कि हमारे पास में ऑनकोटिक प्रेशर को जो है वो मेंटेन करती है। और एसाइटिक, एसाइटिक इन द सेंस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है वो फ्लूइड भर जाता है, उसको बोलते हैं एसाइटिक। तो उस फ्लूइड को भी रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, लेसिक्स या फ्रूसामाइड देते हैं। एंड किडनी डिजीज, किडनी डिजीज में क्यों देते हैं दोस्तों, किडनी डिजीज में इसलिए देते हैं कि किडनी डिजीज में बेसिकली किडनी का काम क्या होता है दोस्तों, जो एक्सेसिव फ्लूइड है उसको रिमूव करना। अब किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो उसकी वजह से क्या होगा कि कोई रिमूव करने वाला नहीं बचा, तो उस कंडीशन में हम जो है वो लेसिक्स देते हैं। एंड हाइपरकैलेमिया, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है, यानी कि 10.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज्यादा हो जाता है, तो उसको जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकाल जाता है, तब भी हम जो है वो लेसिक्स या फ्रूसामाइड जो है वो देते हैं। ये हो गए इसके यूजेज। देन उसके बाद आता है दोस्तों मैकेनिज्म, यानी कि ये काम किस तरीके से करता है। तो दोस्तों काम करने का सीधा फंडा मैंने आपको अभी बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये बेसिकली किस पे जाके एक्ट करता है, किडनी में। किडनी में भी कहां पे दोस्तों, नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन में भी कहां पे, नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले वाली एक जगह है। आपने जो है वो किडनी वाला जो है वो देखा होगा, या हम कहें कि जैसे हमारे पास में जो है वो नेफ्रॉन्स है, और ये नेफ्रॉन्स की जो है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन में हमारे पास में ये जो लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, वहां के पे जाके जो है वो एक्ट करता है, यहाँ पे जो है वो एक्ट करता है। और यहाँ से जो है वो बेसिकली जो चैनल्स होते हैं कौन कौन से, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, उनको जो है वो हमारे पास में सप्रेस करता है। सोडियम को भी बाहर निकालता है, पोटेशियम को भी, क्लोराइड को, और वाटर को भी जो है वो बाहर निकालता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है वो फ्लूइड कम हो जाता है, या हम कहें कि जो डायूरेसिस की कंडीशन जो है वो आ जाती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ले लेते हैं। फ्रूसामाइड वर्किंग बाय इनहिबिटिंग, देखो किसको इनहिबिट करता है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड सिम्टोपेड इन द लूप ऑफ हेनले इन द किडनी। अब देखो ये किस पे एक्ट कर रहा है, ये हमारे पास में कौन से चैनल है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, इन चैनल को जो है वो इनहिबिट करता है। और कहाँ पे एक्ट करता है ये, बेसिकली ये करता है लूप ऑफ हेनले पे। ध्यान रखना, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि जो फ्रूसामाइड है या लेसिक्स जो है वो कहाँ पे एक्ट करता है, तो ये बेसिकली जो है वो लूप ऑफ हेनले पे जो है वो एक्ट करता है, इसीलिए इनको लूप डायूरेटिक के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो ध्यान रखना इसी कारण, ठीक है, क्योंकि लूप ऑफ हेनले पे काम करता है, इसलिए इसको लूप डायूरेटिक के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो नेक्स्ट आ जाता है, ये क्या करता है दोस्तों, देखो सोडियम को बाहर निकालेगा, पोटेशियम को बाहर निकालेगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। तो इंक्रीज सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन, सोडियम को और वाटर को जो है बाहर निकालेगा। अब सोडियम बाहर निकलेगा और वाटर बाहर निकलेगा तो बॉडी के अंदर जो है फ्लूइड कम होगा, और सोडियम बाहर निकलेगा तो हाइपरटेंशन भी कम होगा, हार्ट फेलियर भी कम होगा, ये सारी चीजें कम होगी। तो प्रिवेंट रीएब्जॉर्वेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड लीडिंग टू इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यानी कि रीएब्जॉर्वेशन को जो है वो स्टॉप कर देता है। अब एब्जॉर्वेशन और रीएब्जॉर्वेशन बहुत बार बता रखा है, आपको पता ही होगा, जो बच्चे कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं उनको ये सारी चीज पता होगी। इंटेस्टाइन के अंदर कोई चीज होती है उसको एब्जॉर्वेशन कहते हैं, फिर वो बॉडी में घूम के वापस से कहीं ना कहीं एब्जॉर्व होती है, उसको रीएब्जॉर्वेशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम को रिड्यूस करता है। ऑफ कोर्स फ्लूइड को जब बाहर निकाल दिया तो ऑटोमेटिकली ब्लड जो है वो रिड्यूस हो गया। डिक्रीज फ्लूइड ओवरलोड, लोअर द ब्लड प्रेशर एंड वेजोडाइलेशन इफेक्ट, लिटिल बिट जो है वेजोडाइलेशन इफेक्ट भी दर्शाता है, यानी कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट करता है। अब ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा तो हार्ट पे जो है वो लोड कम हो जाएगा, क्लियर। तो रैपिड डायलेशन ऑफ द वेन, रिड्यूसिंग प्रेशर इन द लंग्स एंड हार्ट। देन उसके बाद आता है हमारे पास में दोस्तों साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट यहाँ पे लिया है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। पहला आ जाता है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अगर किसी क्लाइंट को आप फ्रूसामाइड या लेसिक्स वगैरह दे रहे हो तो उस कंडीशन में आपको पोटेशियम लेवल जो है वो चेक करना है। हाइपोकैलेमिया की कंडीशन जो है वो कई बार आ जाती है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि लेसिक्स देते हैं तो हमारे पास में क्या कंडीशन देखने मिलती है, हाइपोकैलेमिया, ठीक है। हाइपोनेट्रेमिया भी होता है, लेकिन हाइपोनेट्रेमिया इतना डेंजरस नहीं होता,
लो मैग्नीशियम भी होता है, लो क्लोराइड भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डेंजरस होता है वो होता है दोस्तों हाइपोकैलेमिया, जिसकी वजह से हमारे पास में मसल्स वीकनेस आ जाती है और हार्ट में भी जो है वो प्रॉब्लम आती है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो देखो एक तो हार्ट फेलियर हो रहा है और ऊपर से आपके पोटेशियम भी कम हो गया तो हार्ट और ज़्यादा जो है वो लूज हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी क्लाइंट को अगर लेसिक्स या फ्रूसामाइड दे रहे हैं तो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन को जो है वो एनी टाइम माइंड में ध्यान में रखना है। एंड हियरिंग लॉस, ऑटोटॉक्सिसिटी होता है, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि लेसिक्स या बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में अगर फ्रूसामाइड देते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, ऑटोटॉक्सिसिटी हो जाता है। ऑटोटॉक्सिसिटी इन द सेंस, इसमें हमारे पास में टेम्परेरी और परमानेंट जो है वो लॉस हो जाता है सुनने का। नेक्स्ट, सीवियर हाइपोटेंशन, अगर आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है लेसिक्स या फ्रूसामाइड दे दिया है तो फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, फ्लूइड बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो कौन सी कंडीशन आ जाती है दोस्तों, हाइपोटेंशन की कंडीशन आ जाती है। आपने हाइपरटेंशन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए दिया, लेकिन अगर एडवर्स इफेक्ट या बहुत ज़्यादा दे दिया है तो हाइपोटेंशन की कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट, किडनी डिसफंक्शन हो जाता है। किडनी डिसफंक्शन क्यों हो जाता है दोस्तों, क्योंकि बेसिकली जो काम किडनी का था, ठीक है ना, वो काम कौन करने लगे यहाँ पे, लूप डायरेटिक और लेसिक्स करने लगे, जिसकी वजह से ओवर डायरेसिस जो है वो हो जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन द सेंस, कौन सी कंडीशन में हम जो है वो नहीं देते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी रटना नहीं है। जब आपको सारी चीज़ पता चल गई, मैकेनिज्म सारी चीज़ पता चल गई तो आपको पता ही है कि कौन सी कंडीशन में जो है वो नहीं दिया जाता है। तो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में नहीं दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी अगर बॉडी में पोटेशियम कम है और आपने फ्रूसामाइड दे दिया तो और पोटेशियम कम हो जाएगा, तो हाइपोकैलेमिया। तो अगर कोई क्लाइंट सीवियर हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में है तो उसमें हम जो है वो फ्रूसामाइड या लेसिक्स जो है वो नहीं देते। एंड सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी नहीं देते, क्यों, क्योंकि ये तो फ्लूइड का लॉस करवाता है। ऑलरेडी अगर क्लाइंट जो है वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में है और आपने फिर फ्रूसामाइड दे दिया तो फिर वो हाइपोवोलेमिया के स्ट्रोक की कंडीशन में जो है वो जा सकता है। नेक्स्ट, एनुरिया इन द सेंस, अगर यूरिन आउटपुट नहीं है, ठीक है, यूरिन आउटपुट नहीं है किसी भी कंडीशन में, जैसे मान लीजिए पूरी किडनी जो है वो डैमेज हो चुकी है, एंड स्टेज रीनल डिजीज है किसी को, उसमें यूरिन आउटपुट बिल्कुल भी नहीं है, फिर उसमें आपने लेसिक्स दे दिया तो फिर भाई लेसिक्स का तो काम क्या है, उसको यूरिन आउटपुट को और ज़्यादा इंक्रीज का, ऑलरेडी किडनी डैमेज है तो फिर वो किसको जो है वो आउट करेगा। नेक्स्ट, हाइपोटेंशन, वही हाइपोटेंशन जो मैंने बार बार बताया, अगर बीपी पहले से कम है तो उस कंडीशन में हम जो है वो लेसिक्स या हम कहीं फ्रूसामाइड नहीं देते। एंड सल्फा एलर्जी, इसको भी जो है वो ध्यान में रखना, सल्फा एलर्जी कंडीशन जो है वो उसमें भी नहीं देते। कुछ क्लाइंट जो है वो हमारे पास में एलर्जी होती है सल्फा ड्रग्स में, तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में फ्रूसामाइड से जो है वो रिएक्ट कर जाती है। तो सल्फा ड्रग्स एलर्जी किसी क्लाइंट को है तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो लेसिक्स नहीं देते हैं, या बार बार मैं लेसिक्स फ्रूसामाइड बोल रहा हूँ तो दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग कंसिडरेशन इन द सेंस, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो क्या क्या चीजें, अब देखो इसको भी मत रटो भाई, आपको पता है कि फ्रूसामाइड जो है वो क्या काम करता है, तो एक तो बीपी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना है, एक सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कैल्शियम को जो है वो मेजर करना है क्योंकि ये सबको बॉडी से जो है वो बाहर निकालता है, एक ऑटोटॉक्सिसिटी को जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। देन जो एंड स्टेज रेनल डिजीज है उसका जो है वो ध्यान में रखना है, हाइपोटेंशन की कंडीशन को जो है वो ध्यान में रखना है। तो देखो क्या क्या चीजें, मॉनिटर ब्लड प्रेशर बिफोर एंड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये बीपी को जो है वो रिड्यूस करता है, तो बीपी को जो है वो मॉनिटर करना है। नेक्स्ट, असेस यूरिन आउटपुट टू एंश्योर इफेक्टिवनेस, यूरिन आउटपुट, अगर ड्रग्स देने के बाद में यूरिन आउटपुट अच्छा खासा निकल रहा है, इन द सेंस वो ड्रग्स सही तरीके से जो है वो काम कर रही है, तो यूरिन आउटपुट को जो है वो असेस करना है। एंड मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, इनको जो है वो कंटिन्यूस रेगुलर जो है वो चेकअप करना है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट कंटिन्यूसली जो है वो चेक करना है। एंड एडमिनिस्टर आईवी डोज स्लोली टू प्रिवेंट ऑटोटॉक्सिसिटी, जो आईवी ड्रग्स हम देते हैं ओरल ईबी में हमारे पास में टेबलेट फॉर्म में भी आती है और आईवी में भी आती है, तो अगर किसी क्लाइंट को फ्रूसामाइड आईवी दिया जा रहा है तो उसमें हमें जो है वो स्लोली देना है ताकि ऑटोटॉक्सिसिटी को जो है वो प्रिवेंट किया जा सके, अदरवाइज परमानेंट जो है वो सुनना बंद हो जाएगा, ठीक है। एंड एनकरेज पोटेशियम रिच फूड, पोटेशियम जो है वो हमारे पास में डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी तो पोटेशियम की भी होती है, सोडियम की भी होती है, कैल्शियम की भी होती है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास में सोडियम से भी इतनी दिक्कत नहीं आती है, कैल्शियम से भी हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक, क्लोराइड से भी नहीं आएगी। प्रॉब्लम किससे आएगी दोस्तों, हमारे पास में पोटेशियम से, क्योंकि पोटेशियम हार्ट एक्टिविटी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए पोटेशियम को कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना है। और साथ के साथ अगर किसी को फ्रूसामाइड चल रहा है तो पोटेशियम रिच फूड, जैसे बनाना में सबसे ज़्यादा जो है वो पोटेशियम होता है, तो बनाना
या जो कैंड जूस आते हैं वो जो है वो दिए जाते हैं ताकि पोटेशियम की डेफिशिएंसी ना हो। बाकी को भी प्रिवेंट करते हैं, लेकिन पोटेशियम की डेफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा डेंजरस होती है। एंड एजुकेट द पेशेंट टू टेक ड्रग इन द मॉर्निंग, अवॉइड द नाइट टाइम। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना जो फ्रूसामाइड है वो मॉर्निंग टाइम में दी जाती है। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। अब लॉजिकली बच्चे सोचते हैं कि यार मॉर्निंग में क्यों दी जाती है, वो बीएमआर से इन सब चीज़ से कोरिलेट करते हैं, जबकि नहीं, ये इसका जो है एक जनरल जो है वो फिनोमिना है। वो ये है कि हमेशा क्लाइंट को जो है मॉर्निंग में अगर दोगे तो बार बार वो पेशाब जाएगा, ठीक है, तो उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी, इसलिए मॉर्निंग में देना चाहिए ताकि दिन में आराम से टॉयलेट जा सके। अगर आपने रात के समय में जो है वो लेसिक्स दे दिया तो पूरी रात जो है वो उसकी चक्कर बाथरूम से बेड पे लगते रहेंगे, तो नींद भी जो है वो डिस्टर्ब होगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि ये जो है वो हमारे पास में मॉर्निंग में देते हैं। हर एक लाइन से एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, मैं यहाँ पे सब पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। यूजेज, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एंड नर्सिंग कंसिडरेशन से एग्जाम में हर बार जो है वो क्वेश्चन आते हैं। अब आगे इसकी समरी क्या कहते हैं दोस्तों, फ्रूसेमाइड ए स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक। फ्रूसेमाइड का जो है वो एक स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक है जो कि यूज किया जाता है, यूज टू ट्रीट एडिमा को ट्रीट करने के लिए, हाइपरटेंशन को एंड फ्लूइड ओवरलोड को, जैसे असाइटिक पल्मोनरी एडिमा, उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम फ्रूसेमाइड जो है वो देते हैं। इट एक्ट बाय रिमूविंग एक्सेस सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी, ये जो है वाटर और सोडियम को बाहर निकालता है। एंड रिड्यूसिंग द वॉल्यूम एंड प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर को जो है वो रिड्यूस करता है। एंड इसकी वजह से क्या होता है, इट कैन कोज सिग्निफिकेंटली इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन एंड हियरिंग लॉस, ये इसके जो है मेन कॉम्प्लिकेशन है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हमें सबसे ज़्यादा जो है वो किस पे ध्यान रखना है दोस्तों, पोटेशियम पे रखना है। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारे पास में जो है वो फ्रूसेमाइड कंप्लीट हो गया है। 3 ड्रग्स जो है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट चौथी ड्रग्स आ जाती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन भी जो है हमारे पास में एक स्टेरॉइड्स ड्रग्स है, या हम कहें कि ये जो है वो स्टेरॉइड्स है। जिस तरीके से हमारे पास में एड्रेनल ग्लैंड्स के जो हार्मोन जो है वो रिड्यूस होते हैं, वैसे हमारे पास में जो है वो ये भी हमारे पास में जो है वो क्या है, स्टेरॉइड्स है। अब ये किस में काम में लेता है ये भी आपको पता है, जो भी इन्फ्लामेशन है, इम्यूनोसप्रेसिव, यानी कि ऑलमोस्ट जो हमने डेक्सामेथासोन को देखा था, ठीक उसी तरीके से ये भी जो है वो हमारे पास में कार्य करता है। तो 1 बाय 1 करके जो है वो लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। हाइड्रोकोर्टिसोन इज द कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, यानी कि ये क्या है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है। बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी डेक्सामेथासोन में मैंने कर लिया है। ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को लेते हैं। इट यूज फॉर एंटी इन्फ्लामेटरी, ये जो है बेसिकली क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो डिक्रीज करती है। एंड हार्मोनल रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी जो है वो शो करती है। और इसका जो है वो बेसिकली किस तरीके से वर्क है, या इसकी जो मैकेनिज्म किस तरीके से, इट फार्मास्यूटिकली फॉर्म ऑफ कोर्टिसोल, यानी कि ये जो हमारे पास में जो एड्रिनल ग्लैंड का जो हार्मोन है कोर्टिसोल, ठीक है, तो उसके तरीके से जो है वो कार्य करती है, ठीक है। उसके तरीके से फार्मास्यूटिकल हार्मोन कोर्टिसोल उसके तरीके से काम करते हैं। एंड नेचुरल हार्मोन प्रोड्यूस बाय एड्रिनल ग्लैंड, जो कि कोर्टिसोल नेचुरली जो है वो हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, उसी तरीके से जो है वो वर्क करते हैं। इट इज़ अवेलेबल इन ओरल, इंजेक्टेबल एंड टॉपिकली फॉर्म में जो है वो मिलते हैं, ये चीज़ आपको पता ही है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इंडिकेशन, यूजेज क्या क्या है। तो देखो हाइड्रोकोर्टिसोन के क्या क्या यूजेज हैं, आपको पता ही है कि एक तो एलर्जिक में जो है वो सबसे ज़्यादा काम में आता है, ठीक है। अब एलर्जी की वजह से जो है ब्रोंकियोस्पाज्म बनते हैं, तो उस कंडीशन में हम ब्रोंकियोडायलेशन के रूप में भी जो है वो काम में लेते हैं। एक जहाँ कहीं पे भी आपको इन्फ्लामेशन दिखता है वहाँ पे भी हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, कोर्टिकोस्टेरॉइड या हम कहें कि हाइड्रोकोर्टिसोन को जो है वो देते हैं। दूसरी चीज़, जो हार्मोन, अगर हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड प्रॉपर हार्मोन जो है वो रिलीज नहीं कर पा रही है, तो उसके रिप्लेसमेंट में भी हम जो है वो स्टेरॉइड्स या हम कहें कि हाइड्रोकोर्टिसोन जो है वो देते हैं। ये बेसिकली जो है इसके फंक्शन है। तो 1 बाय 1 करके लेते हैं। सबसे पहले एड्रिनल इनसफिशिएंसी। एड्रिनल इनसफिशिएंसी मतलब एड्रिनल ग्लैंड से हमारे पास में ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन कम रिलीज हो जाए तो कौन सी डिजीज होती है, एडिसन डिजीज होती है। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था एडिसन, ADDISION, तो मैं हमेशा शुरुआत से शब्द को जो है वो क्रिएट करता हूँ, तो वहाँ पे मैंने ये बताया था कि एडिसन समझ के एड मत कर देना, ठीक है। एडिशन का मतलब होता है कम, ठीक है, ध्यान रखना। एडिशन यहाँ पे स्पेशली उल्टा होता है, वहाँ पे मैंने एड्रिनल ग्लैंड जब बताया था तो स्पेशली इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा की थी। तो एडिशन समझ के जो है वो ऐड मत कर देना, कसिंग समझ के जो है वो कम मत कर देना। क्यों? क्योंकि कसिंग में जो है वो ज़्यादा होता है और एडिशन में जो है वो हमारे पास में कम होता है। तो एड्रिनल हार्मोन, और एड्रिनल हार्मोन भी कौन से दोस्तों, कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम जो है उसको मेंटेन करने के लिए हम जो है वो हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं। नेक्स्ट, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, एनाफाइलेक्सी रिएक्शन में भी जो हम क्या देते हैं दोस्तों, स्टेरॉइड देते हैं। किस लिए?
इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए एंड इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो सप्रेस करने के लिए। देख नेक्स्ट आता है हमारे पास में अस्थमा एंड सीओपीडी एक्सप्रेशन। ठीक है, अस्थमा और सीओपीडी कंडीशन में भी देते हैं, क्योंकि ये बेसिकली जो है वो कंट्रोल किसको करता है, एयरवे इन्फ्लामेशन। अगर कोई भी एक्यूट अटैक होता है, एलर्जिक एनाफाइलेटिक जो है वो अटैक होता है, तो वो सीधा हमारे पास में क्या करता है दोस्तों, एयरवे में इन्फ्लामेशन करवाता है, और जिसकी वजह से हमारे पास में ब्रोंकियल जो है वो स्पाज्म बन जाते हैं, नेरो बन जाते हैं, और रेस्पायरेशन में जो है वो दिक्कत आती है। नेक्स्ट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिजीज में भी जो हो हम हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं, लाइक लूपस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये क्या करता है हमारे पास में, ये सप्रेस करता है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है दोस्तों, हमारी इम्यूनिटी जो हो वो हाइपर एक्टिव हो जाती है। ठीक है, जिन कंडीशन या जिनके अगेंस्ट जो हो वो एंटीबॉडीज नहीं बननी चाहिए, उनके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बन जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो वहां पे हमें उस इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो सप्रेस करने के लिए भी हम जो हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं। स्किन कंडीशन लाइक एक्जिमा, सोरोसिस एंड डर्मेटाइटिस, इस कंडीशन में भी जो है वो क्या होता है, हाइड्रोकोर्टिसोन रिड्यूस करता है, ईचिंग, रेडनेस एंड स्वेलिंग को जो है वो रिड्यूस करता है। नेक्स्ट इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड कॉन्स डिजीज, ये भी मैंने आपको बुलेट सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से जो है बता रखी है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड कॉन्स डिजीज में भी हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं। ये रिड्यूस क्या करता है दोस्तों, इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन रिड्यूस करता है। कुल मिलाकर आपको ये की चीज़ याद रखनी है कि जहाँ कहीं पर भी इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन आ रही है, जहाँ कहीं पर भी जो है वो हमारे पास में एलर्जिक रिएक्शन चीज़ें आ रही है, उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोकोर्टिसोन या डेक्सामेथासोन को जो है वो देते हैं। सेप्टिक शॉक और सीवियर इन्फेक्शन, सेप्टिक शॉक या सीवियर इन्फेक्शन में भी जो है वो देते हैं, क्योंकि ये बेसिकली जो है वो एड्रेनल इनसफिशिएंसी को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो आपको पता ही है कि वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, या हम कहें टिश्यू रिजेक्शन की सबसे ज़्यादा जो है वो मेन कॉम्प्लिकेशन जो है वो देखने को मिलती है। तो टिश्यू रिजेक्शन हमें सबसे ज़्यादा जो है वो देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए जो है वो हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ये हाइड्रोकोर्टिसोन जो है वो किस तरीके से जो है वो वर्क करता है। तो देखो सीधा सीधा फंडा है, ये बेसिकली क्या करता है हमारे पास में कि जो भी इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने इन्फ्लामेशन को जो है वो प्रमोट करने वाली चीजें, जैसे इंटरोकाइनल, ल्यूकेन, साइटोकाइनेज, इनको जो है वो सप्रेस कर देता है, तो इन्फ्लामेशन को जो है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा। साथ के साथ जो एंटीबॉडीज बनती है, ठीक है, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी या ऑटो इम्यूनिटी में जो एक्सेसिव एंटीबॉडीज बन जाती है, उनको कम करके हमारी इम्यूनिटी को जो है वो डिक्रीज करता है। यही बेसिकली इसका मैकेनिज्म है। क्लियर? तो देखो हाइड्रोकोर्टिसोन मिमिक्स ऑफ कोर्टिसोल एक्सक्रीटिव मल्टीपल फिजियोलॉजिकली इफेक्ट। क्या क्या करवाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। अब एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन कैसे करता है, इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंड। ठीक है, जो प्रोस्टाग्लैंड का जो प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है, ल्यूकोकाइनेज या साइटोकाइनेज जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है, उसको रिड्यूस करता है। तो देखा आगे ना, इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंड, प्रोस्टाग्लैंड के जो प्रोडक्शन है उसको जो है वो रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। एंड इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट, इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट इन द सेंस कि ये हमारी इम्यूनिटी को जो है वो लो करता है, लोअर द इम्यून सेल्स एक्टिविटी मेकिंग यूजफुल इन ऑटो इम्यून डिजीज। नेक्स्ट मेटाबॉलिक इफेक्ट। मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या करता है दोस्तों, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, यानी कि हमारे पास बॉडी में क्या करवाता है दोस्तों, हाइपरग्लाइसीमिया करवाएगा। तो अगर कोई क्लाइंट है हाइड्रोकोर्टिसोन या डेक्सामेथासोन जो ले रहा है, तो उसमें ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज मिलेगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये क्लाइंट जो है वो डायबिटीज से सफर कर रहा है, उसके अंदर जो है वो हमारे पास में इंक्रीज मिलेगा। तो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय प्रमोटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, ग्लूको मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन, नियो का मतलब है नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट से जो है वो ग्लाइकोजन बनता है, और ग्लाइकोजन से जो टूट के जो है वो ग्लूकोज बनता है, लेकिन नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन और फैट, उनसे जो है वो ग्लूकोज का निर्माण जो है वो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। याद रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। एक तो होता है ग्लूकोजेनेसिस और एक होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द सेंस कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस है लाइक प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, ठीक है, इनसे जो अगर ग्लूकोज का निर्माण होता है उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस शो करता है इन द सेंस, यानी कि ग्लूकोज का जो है वो प्रोडक्शन करता है। अदर सब्सटेंसेस को जो है, प्रोटीन को भी जो है ग्लूकोज में बदलेगा, देन उसके बाद फैट को भी जो है वो ग्लूकोज में बदलेगा। एंड कार्डियोवेस्कुलर इफेक्ट। कार्डियोवेस्कुलर इफेक्ट क्या करता है दोस्तों, कि ये बेसिकली जो है वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस होगा हार्ट पे,
और हार्ट को रिलीव होगा। एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स रेगुलेशन, स्ट्रेस में भी जो है वो हेल्प करता है। कैसे? ये रिप्लेस करता है कोर्टिसोल इन द एड्रेनल इनसफिशिएंसी टू मैनेज बॉडी स्ट्रेस। जब कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या जब एड्रेनल ग्लैंड पड़ी थी तो उसके फंक्शन में बताया था कि जो एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन है, और बेसिकली कौन से दोस्तों, जो स्टेरॉइड हार्मोन है, जो ग्लूकोकोर्टिकोइड के हार्मोन है, वो हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस में जब वहां पे अगर मान के चलिए वहां पे सही तरीके से हार्मोन रिलीज नहीं हो रहे हैं और ये भी इसी तरीके से काम करता है, तो ये जो हमारे स्ट्रेस को जो है वो रिड्यूस करता है। नेक्स्ट आ जाता है नर्सिंग कंसिडरेशन। क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पे भी रटना नहीं है, रटना तो किसी भी चीज को नहीं है। अगर आपने मैकेनिज्म और यूजेज समझ ली ना तो रटने की जरूरत ही नहीं है। तो नर्सिंग कंसिडरेशन या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो जाती है? एक तो उसका कंटिन्यूस जो है वो ग्लूकोज मॉनिटरिंग है, क्योंकि ये हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है। दूसरे के साथ साथ उसके इन्फेक्शन से जो है प्रिवेंट करना है, क्योंकि इम्यूनिटी को जो है वो शो करता है। साथ के साथ जो भी हम ड्रग्स दे रहे हैं वो सारी खाने के साथ में देनी है, क्योंकि ये स्टोमक इरिटेशन जो है वो करवाता है। देन जो भी हम डोज, जैसे डेक्सामेथाजोन की थी, जो भी हम डोज दो वो टेपर ऑफ जो है वो लिटिल लिटिल करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज सडनली जो है वो बंद कर देंगे। ठीक है, और क्लाइंट को जो है वो एजुकेट करेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगी। तो देखो वन बाय वन करके लेते हैं। मॉनिटर ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर एंड वेट जो है वो डेली चेक करेंगे। देन असेस द साइन ऑफ इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज करता है। देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओरल डोज विथ फूड टू प्रिवेंट स्टोमक इरिटेशन। ठीक है, खाने के साथ जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट, एनकरेज कैल्शियम एंड विटामिन डी इंटेक, रिड्यूस ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम विटामिन डी सप्लीमेंट के रूप में जो है वो देंगे। एंड टेपर डोज स्लोली टू अवॉइड एड्रेनल क्राइसिस। जो भी डोज है उसको स्लोली जो है वो टेपर ऑफ करते हैं, सडनली जो है बंद नहीं करते हैं। एंड एजुकेट द साइन ऑफ एड्रेनल इनसफिशिएंसी। क्लाइंट को जो है वो एजुकेट करते हैं कि कोई एड्रेनल इनसफिशिएंसी तो नहीं है, जिसके क्या क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। फटीग हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है और वीकनेस हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में समरी। तो समरी में क्या कहते हैं? हाइड्रोकोर्टिसोन जो है वो क्या है? एक स्टेरॉइड मेडिकेशन है जो कि एड्रेनल इनसफिशिएंसी, इन्फ्लामेशन और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और एलर्जिक रिएक्शन में जो है वो दी जाती है। और ये बेसिकली जो है वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है। कैसे? इट एक्ट रिड्यूसिंग बाय इन्फ्लामेशन एंड सप्रेसिंग द इम्यून रिस्पॉन्स, बट लॉन्ग टर्म कैन कॉज सीरियस साइड इफेक्ट। ठीक है, ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है और इम्यून सिस्टम को जो है वो रिड्यूस करती है, लेकिन लंबे समय तक लोगे तो ये जो है वो हमारे पास में सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो है वो कर सकती है। कौन कौन सी? ऑस्टियोपोरोसिस कर सकती है, हाइपरटेंशन कर सकती है एंड डायबिटिक इफेक्ट। डायबिटिक कैसे? क्योंकि कंटिन्यूस अगर यूज में लोगे तो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन रहेगी। और एड्रेनल सप्रेशन जो है वो कर सकती है, क्योंकि अगर बाहर से ही बॉडी को एड्रेनल हार्मोन मिल रहा है तो एड्रेनल क्यों काम करेगी? तो एड्रेनल सप्रेशन जो है वो हो जाता है। क्लियर है? लास्ट आ जाता है हमारे पास में आज की क्लास का, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंसुलिन की ऑलरेडी जो है वो हमने एक क्लास ले रखी है बुलेट सीरीज में, क्योंकि इंसुलिन जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक था और इंपॉर्टेंट भी था एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए वहां पे ले रखी है। अब मैं फटाफट जो है इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कल को बच्चे इमरजेंसी ड्रग्स देखें और उनको वहां पे इंसुलिन नहीं मिले तो कहेंगे कि सर ने क्या ही इमरजेंसी ड्रग्स बताई, इंसुलिन तो बताई नहीं है। तो वहां पर ध्यान रखना, इंसुलिन मैंने ऑलरेडी अलग से बुलेट सीरीज के अंदर फिनिश करवा रखा है। तो फटाफट चलते हैं और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। इंसुलिन इज द हार्मोन naturally produced by pancreas दैट रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। अच्छे तरीके से मैंने आपको जो है वो जब पैनक्रियाज ग्लैंड बताई थी तो उसमें अच्छे तरीके से बता रखा था कि इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है जो कि रिलीज होता है कहाँ से? पैनक्रियाज से, जो कि एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों का फंक्शन करती है। पैनक्रियाज में भी हमारे पास में 3 प्रकार की जो है वो ग्लैंड होती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो जो बीटा सेल्स होती है उससे हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन, जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है वो मेंटेन करता है। क्लियर? इट इज एसेंशियल फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड यूज फॉर मेडिकली ट्रीट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस या हमारे पास में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो है उस वहां पे जो है वो कंट्रोल करता है। तो डायबिटीज मेलाइटस में हमारे पास में तीनों आ गए, टाइप 1, टाइप 2 एंड गेस्टेशनल डायबिटीज। इनके बारे में मैंने आपको बता रखा था, सिंपली मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं, ये बेसिकली जो हो बच्चों में होती है, ये जन्मजात हो सकती है। इसमें परमानेंटली इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स है वो कंप्लीटली डैमेज होती है। सेकेंड आ गया टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं, जो भी प्रेजेंट टाइम में जो एडल्ट लोगों में प्रेजेंट होती है वो होती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होता है कि या तो हमारे पास में जो
है प्रॉपर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता, या हमारे पास में जो इंसुलिन है वो सही तरीके से बॉडी में जो है वर्क नहीं कर पा रहा था, वो इनसफिशियंट रहता है, उसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। और लास्ट आती है गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज होती है प्रेगनेंसी के दौरान अगर हमारे पास में डायबिटीज वाले साइन सिम्टम्स है या इंक्रीज ग्लूकोज लेवल है, उसको हम बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। यूजेज क्या क्या हो सकते हैं इंसुलिन के? जब इंसुलिन का आपको पता ही चल गया कि इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है मेंटेन करता है, तो क्या क्या यूजेस हो सकते हैं? पहली चीज टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। टाइप 1 डायबिटीज में तो जो है जन्मजात जो है इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन तो हमें कंटिन्यूस जो है वो उसमें इंसुलिन देते हैं, लाइफ लॉन्ग देते हैं। सेकंड आ गया टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस जो है वो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स है, जो कि बड़े एडल्ट में मिलती है। इसमें हम क्या करते हैं, अगर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को हटा के नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह करें तो फिर इंसुलिन जो है वो छूट सकता है। गेस्टेशनल डायबिटीज क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो मिलता है, और जैसे ही हमारे पास में प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है देन उसके बाद जो है वो नॉर्मल शुगर आ जाता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है हमारे पास में इमरजेंसी कंडीशन है, जिस वो कौन सी होती है, डायबिटीज मेलाइटस की जो है वो सीरियस कंडीशन, या हम कहें कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस था। इसके अंदर क्या होता है, कीटोन बॉडी जो है वो प्रोडक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में भी हम जो है वो इंसुलिन काम में लेते हैं। इवन आईवी इंसुलिन जो है वो दिया जाता है कंटिन्यूसली। हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेज, ये कंडीशन कब आती है, जब हमारे पास में हाइपरग्लाइसीमिया होता है लेकिन विदाउट कीटोएसिडोसिस। यहाँ पे तो क्या था दोस्तों, कीटोन बॉडीज बन रही थी, लेकिन अगर कीटोन बॉडीज ना बने और कंटिन्यूस जो है वो हमारे पास में क्या हुआ, ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा होगा, उसको हम बोलते हैं हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक। और ये हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक जो है बाद में क्या करेगा दोस्तों, न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी कहता है, रेटिना में और किडनी में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेज। एग्जाम में काफ़ी बार जो है वो पूछा गया था। याद आपको इतना रखना है, इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, लेकिन दिक्कत क्या है, वहाँ पे कीटो एसिड आपको कीटोएसिडोसिस जो है वो देखने को नहीं मिलती है। ये बेसिकली हमारे पास में जो स्मॉल ब्लड वेसल्स है और हमारे पास में जो छोटे छोटे जो है वो नर्व है उनको डैमेज करती है। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पोस्ट सर्जिकल और क्रिटिकल इलनेस। सर्जरी के बाद में भी जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड जो है वो दिया होता है, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो इंसुलिन काम में लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये किस तरीके से जो है वो कार्य करते हैं। तो आपको एक ही चीज़ पता है, एक ही चीज़ याद रखनी है, वो करनी है कि ये बेसिकली क्या करेगा कि हमारे पास में कि एन के एन प्रकार ग्लूकोज लेवल को जो है वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, कि ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करेगा। अब ग्लूकोज लेवल को कैसे कंट्रोल करेगा, समझो इस चीज को। जैसे मेरी बॉडी या ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा है तो क्या करेगा, एक तो जो ग्लूकोज लेवल ज्यादा है उसको अलग अलग टिश्यू के अंदर भेजेगा। ठीक है, टिश्यू के अंदर भेजने के बाद क्या होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हो वहां पे टिश्यू के अंदर काम मिले है। इवन आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूं, जो वुंड हो जाता है डायबिटीज वाला, वो पता है भरता नहीं है, तो उसमें एक कंडीशन और आती है, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आती है। अब आप कहोगे कि सर ब्लड में ऑलरेडी जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया है, तो वो वहां पे जो है वो कैसे हाइपोग्लाइसीमिया से वो टिश्यू कैसे मर जाते हैं। यानी कि कोई टिश्यू अगर डैमेज हो गया है और वो टिश्यू खाने की वजह से मर जाता है, उसको ग्लूकोज नहीं मिल पाता है डायबिटीज वाले में। अब वो कैसे, एक्चुअली क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज का कोई अचार थोड़ी डालता है, वो क्या करता है कि वो ग्लूकोज को, जैसे ही हमारे पास में ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज है तो वो क्या, इंसुलिन क्या करता है, प्रीमिबिलिटी बढ़ जाता है, यानी कि जो हमारे पास में ब्लड वेसल्स है उसके रास्ते को खोल देता है। उसके रास्ते को खोलने से क्या होता है कि वो ब्लड ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर था वो टिश्यू के अंदर चला जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, काम में आ जाता है। ठीक है, इवन डायबिटीज वाला पेशेंट थक जाता है, क्योंकि वो, जबकि उसको थकना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हाइपरग्लाइसीमिया है, एनर्जी है, कहते हैं ना ग्लूकोज डी लेने के बाद एनर्जी आ जाती है, तो ऑलरेडी जब ग्लूकोज लेवल ज्यादा है तो थकना नहीं चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, टिश्यू के अंदर ग्लूकोज लेवल कम होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ही ग्लूकोज लेवल जो है वो ज्यादा होता है, तो ये क्या कहता है, प्रीमेबिलिटी बढ़ाता है और उस ग्लूकोज के अपटेक को जो है वो बढ़ाता है, उसको टिश्यू के अंदर भेजता है। दूसरी चीज, जो भी ग्लूकोज नया बन रहा है उसको रोक देगा। जब ग्लूकोज नया बन रहा है, चाहे वो प्रोटीन से बने, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट से बने, चाहे वो हमारे पास में लिपिड से बने, कहीं से भी बने, उसको जो है वो रोक देगा तो ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा। तीसरी चीज, इंसुलिन क्या करता है कि जो ग्लूकोज बन गया उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ताकि आगे इन फ्यूचर में कम है, तो ग्लूकोज तो कम हो गया ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें करवा के क्या करता है, ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द इंसुलिन। तो 1 बाय 1 करके लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, रटना नहीं है। इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक, यानी कि ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देता है, जो मैंने आपको बताया था। तो ये क्या करता है दोस्तों, हेल्प सेल स्पेशली मसल्स, लीवर, फैट, इनमें क्या एब्जॉर्ब करा देता है, ताकि वहां पे एनर्जी चला जाए और ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाए। नेक्स्ट, इनहिबिट ग्लूकोजिनोसिस। ठीक है,
यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो अदर सब कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेज है जैसे फैट, प्रोटीन, इनसे जो ग्लूकोज का निर्माण होता है उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो उसको स्टॉप कर देता है। तो उसको स्टॉप करेगा तो क्या होगा, जो फैट में रह जाएगी, जो हमारे पास में प्रोटीन है वो प्रोटीन में रह जाएगी, उससे ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो इससे क्या होगा, प्रिवेंट द लीवर फ्रॉम प्रोड्यूस एक्सेसिव ग्लूकोज को प्रोड्यूस को होने से रोक देगा। एंड प्रोमोट ग्लाइकोजन स्टोरेज, ग्लाइकोजन स्टोरेज को बढ़ा देगा, जो कि मैंने आपको बता दिया था। ग्लूकोज को किस में बदल देगा दोस्तों, ग्लूकोज को जो है वो ग्लाइकोजन में बदल देगा। एंड रिड्यूस लाइपोलाइसिस एंड कीटोजेनेसिस, यानी कि लाइपोलाइसिस फैट का जो है वो रिडक्शन या फैट का जो है वो डैमेज उसको ब्रेकडाउन कम कर देगा और कीटोन फॉर्मेशन को जो है वो रिड्यूस कर देगा ताकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन ना आए। प्रिवेंट फैट ब्रेकडाउन एंड रिड्यूसिंग कीटोन फॉर्मेशन कर देगा। एंड प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को जो है वो प्रमोट करेगा ताकि मसल्स रिपेयर एंड स्ट्रॉन्ग हो चुके। क्लियर। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो कितने टाइप का होता है, तो बेसिकली मैंने बताया था ना कि एक क्लास के अंदर बहुत अच्छे से दे रखा। यहाँ पे मैंने नाम ना लिख रखा है कि इनके ऑनसेट, देन उसका पीक सीजन, ड्यूरेशन के आधार पे जो है वो यहाँ पे इंसुलिन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग, चार जो है वो उस पर डिवाइड किया गया। सबसे पहला आता है रैपिड एक्टिंग, नाम से पता चला तुरंत एक्ट करेगा, ठीक है। जैसे लिस्प्रो, एस्पिरेट, ग्लिसिन, ये सारे के सारे जो है वो रैपिड एक्टिंग जो है वो इंसुलिन के एग्जाम्पल है। ये करते हैं वर्क विथ 15 मिनट, 15 मिनट में जो है अपना काम चालू कर देते हैं। 1 घंटे पे पीक लेवल पे होते हैं और 3 से 4 घंटे तक जो है वो इनकी कार्यकलाप रहता है, उसके बाद जो है वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आ गया शॉर्ट एक्टिंग, जिसको हम रेगुलर इंसुलिन के नाम से भी जो है जानते हैं। शॉर्ट एक्टिंग क्या होता है दोस्तों, ये अपना काम शुरू करता है 30 to 60 मिनट्स के अंदर और 2 से 4 घंटे के अंदर जो है वो पीक लेवल पे होता है और 6 से 8 घंटे पे जो है वो फिनिश हो जाता है। इसकी ट्रिक भी मैंने वहां पे जो है बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी, याद करने के तरीके से। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट, जिसको हम बताते हैं एनपीएच इंसुलिन। ये बेसिकली जो है वो 1 से 2 घंटे में जो है वो स्टार्ट होता है, 4 से 12 घंटे पे तक जो है वो पीक लेवल पे होता है और 12 से 18 घंटे के बाद जो है वो वापस नॉर्मल या कहते हैं कि खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग जैसे हमारे पास में आ गया ग्लिसिन, डेटर्मिन या डुग्लेस। ये क्या करता है दोस्तों, ये बेसिकली लंबे समय तक करता है, 24 से 48 घंटे तक जो है वो वर्क करता है। नेक्स्ट मिक्स्ड को क्लासिफिकेशन नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे समझने की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया। प्री मिक्स्ड इंसुलिन, ठीक है, यानी कि इसके अंदर कंबाइंड इंसुलिन आता है, एनपीएच और रेगुलर इंसुलिन, यानी कि जो हमारे पास में इंटरमीडिएट जो इंसुलिन था जो कि एनपीएच का एग्जांपल है, और शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट जो है वो दोनों के कॉम्बिनेशन का जो है वो इंसुलिन आ गया, जिसको हम कहते हैं प्रीमिक्स्ड इंसुलिन। ये दिया था यूज फॉर कन्वीनियंस फॉर पेशेंट रिक्वायरिंग बोथ बेसल एंड मेटाटाइमिक इफेक्ट, तो उस कंडीशन में प्रीमिक्स देते हैं। और ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया कि अगर किसी नर्स को जो है वो रेगुलर इंसुलिन भी भरना है और एनपीएच इंसुलिन भी भरना है तो वो किसको करेगी, तो ध्यान में रखना दोस्तों, याद रखना रजिस्टर्ड नर्स, इससे याद रखना रजिस्टर्ड नर्स, यानी कि पहले वो रेगुलर को भरेगी सिरिंज में, फिर एनपीएच को भरेगी। 2 क्लाइंट को जो है एनपीएच भी देना है और रेगुलर भी देना है और दोनों को एक सिरिंज में ही मिक्स करके देना है, ठीक है। तो नर्स किसको पहले भरेगी, पहले जो है वो रेगुलर को भरेगी, फिर एनपीएच को भरेगी। तो ये ध्यान रखना, ये काफी बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट आपको पता ही है, इंसुलिन थेरेपी का एक ही सबसे मेन साइड इफेक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। एग्जाम में बहुत बार जो है वो पूछा गया है। तो लो ब्लड शुगर लेवल इज द मेन साइन सिम्टम्स जो है वो हमारे पास में क्या आता है इंसुलिन थेरेपी का। नेक्स्ट वेट गेन होता है। वेट गेन क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि ये फैट स्टोरेज को बढ़ाता है, कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को खत्म कर देता है, यानी कि फैट का ब्रेकडाउन नहीं होने देता है, और उस कंडीशन में हमारे पास में जो है वो वेट गेन होता है। एंड इंजेक्शन साइट रिएक्शन, इंजेक्शन की साइट पे जो है वो रिएक्शन कराता है, यानी कि रेडनेस, स्वेलिंग और इचिंग जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट लिपोडिस्ट्रोफी, ये भी काफी ज्यादा जो है वो एग्जाम में पूछा गया है कि जो इंसुलिन एक जगह पे लगाते हैं ना, वहां पे आपको लिपिडोडिस्ट्रोफी जो है वो देखने को मिलेगी, यानी कि बिल्कुल हमारे पास में लिपिड अंदर जो है वो गाढ़ापन जो हो देखने को मिलेगा, जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे स्वेलिंग टाइप से जो हो देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इंसुलिन की जो हो साइट चेंज किए जाती है बार बार, किस लिए, टू प्रिवेंट लिपोडिस्ट्रोफी, यानी कि कभी यहाँ लगा दिया, कभी यहाँ लगा दिया, फिर 2-4 दिन पेट में लगा दिया, फिर थाई पे लगा दिया। क्लियर है, तो ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन।
किस कंडीशन में हम इंसुलिन लेते हैं? सीधी सीधी बात है, अगर किसी को इंसुलिन से एलर्जी है या कोई क्लाइंट हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है, क्योंकि इंसुलिन तो और ज़्यादा जो है वो ब्लड शुगर को कम करता है, तो उस कंडीशन में नहीं देते हैं। नर्सिंग कंसिडरेशन जो है वो आपको बताइए, जब आपने मैकेनिज्म पढ़ लिया है, यूजेज पढ़ लिया है, तो आपको बताइए कि जब आप इंसुलिन दोगे तो रेगुलर ब्लड जो है वो शुगर लेवल चेक करोगे, इंसुलिन की साइट जो है वो बार बार चेंज करोगे, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है उसको आइडेंटिफाई करोगे, देन उसके बाद जो वाइल ओपन कर लिए उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखोगे, वाइल को ओपन करने के बाद 28 दिन तक ही काम में लेना है, उसके बाद उसको डिस्टोर कर दोगे। अगर रेगुलर और एनपीएस दोनों लेने हैं तो पहले रेगुलर लोगे, देन उसके बाद जो है वो एनपीएस लोगे। क्लियर है? वन बाय वन करके इसको जो है वो फिनिश करते हैं। नर्सिंग कंसिडरेशन तो क्या हो गया दोस्तों? मॉनिटर ब्लड शुगर लेवल बिफोर एंड आफ्टर इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, इंसुलिन देने से पहले और बाद में भी जो है वो हमारे पास में क्या करते हैं दोस्तों? मॉनिटर चेक करते हैं। देन ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक करते हैं। रोटेट इंजेक्शन साइट टू प्रिवेंट लिपोडिस्ट्रोफी, ठीक है, लिपोडिस्ट्रोफी को जो है वो रिड्यूस करने के लिए रोटेट करते हैं। क्लियर? देन एजुकेट पेशेंट टू साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाउ टू ट्रीट इट, ठीक है। देन उसके बाद एजुकेट करते हैं, क्लाइंट को जो है वो एजुकेट करते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया की जैसी कंडीशन आ जाए तो आपको जो है वो आइडेंटिफाई करना है, साथ के साथ जो है उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं वो भी चीज़ बताई जाती है। तो आपने देखा होगा कि कई बाहर फॉरेन कंट्री में तो जो डायबिटीज वाला क्लाइंट है उसको जो है वो ब्रासलेट या गले में जो है वो एक चीज़ देते हैं कि आई एम द डायबिटिक पर्सन। इसमें क्या होता है कि डायबिटीज वालों में मेन कॉम्प्लिकेशन होती है, या जो इंसुलिन थेरेपी लेते हैं उसमें मेन कॉम्प्लिकेशन होती है हमारे पास में हाइपोग्लाइसीमिया की, तो उसमें डायफोरोसिस हो जाता है, पेशेंट जो है वो सिंकोप में चला जाता है, देन पेशेंट जो है वो कंफ्यूज होता है। तो ये कंडीशन या है, ये कहें ये अर्ली साइन सिम्टम्स है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया के। तो इसको डिटेक्ट करो और इमीडिएटली जो है वो कुछ ना कुछ मीठा जो है वो दे देते हैं। एंड एंश्योर प्रॉपर इंसुलिन स्टोरेज, प्रॉपर इंसुलिन का जो है वो स्टोरेज होना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर अनओपन्ड वाइल, यानी कि ध्यान रखना अगर अनओपन्ड वाइल है तो उसको 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है, फ्रीजर में नहीं रखा जाता। 2 to 8 डिग्री से फ्रिज में रखा जाता है, फ्रीजर में नहीं रखा जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर जो हो 2 to 8 डिग्री पे रखा था, ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है? हमने क्या पढ़ा कि जो वाइल है वो उसको कितने टेम्परेचर पे रखना है? 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन अगर ओपन कर लिया है तो उसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। क्लियर है? ओपन कर लिया तो वापस से उसको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, ये कई बार हॉस्पिटल में करते हैं, लेकिन ये माल प्रैक्टिस है, उसको वापस फ्रिज में नहीं रखना है, आप उसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हो। और जो ओपन कर लिया है उसको 28 दिन के अंदर जो है वो फिनिश करना है, रूम टेम्परेचर 28 दिन से ज़्यादा काम में नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि आप 4-5 महीने जो है वो काम में ले रहे हो। ओपन वाइल्ड कैन बी स्टोरेड एज रूम टेम्परेचर फॉर 28 डेज के लिए। तो ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो स्लाइड में है एक एक लाइन मैंने जो है वो सोच समझ के लिखी है, एक एक लाइन को हटाने में पसीने आ जाते हैं। छोटी से चीज़ को बड़ी करना बहुत आसान होता है, लेकिन बड़ी से छोटी चीज़ को करना जो है बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो मैंने आपको लाइनें लिखे, खासतौर से नर्सिंग कंसिडरेशन में, यूजेज में एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स में हर बार एग्जाम में पूछाते हैं, और जिन्होंने ये सारी चीज़ें कंटेस्ट कर लेना वो अपने आप में जो है वो एक बड़ा मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो कहला सकता है। वो काफ़ी ज़्यादा का जो है वो ज्ञाता, काफ़ी सारी चीज़ों का जो है वो ज्ञाता हो जाएगा। एंड अवॉइड शेकिंग इंसुलिन वाइल, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो शेक नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल जो है वो शेकते हैं ऐसा जो है वो नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ एनपीएच वाले को जो है वो करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है हमारे पास में जो है वो बिल्कुल गाढ़ा होता है, तो उसको मिक्स जो है वो किया जा सकता है। एंड एनकरेज रेगुलर मील इंटेक टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया, थोड़े थोड़े अंतराल पर जो है वो खाना रेगुलर मील इंटेक लिया जाता है, ताकि क्लाइंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में ना जा पाए। समरी की बात करें, इंसुलिन इज द लाइफ सेविंग हार्मोन टू यूज मैनेज डायबिटीज एंड एक्यूट हाइपरग्लाइसीमिक क्राइसिस। एक्यूट हाइपरग्लाइसीमिक क्राइसिस और डायबिटीज की कंडीशन में जो है वो इंसुलिन काम में लिया जाता है। इट लोअर ब्लड शुगर लेवल बाय प्रमोटिंग ग्लूकोज अपटेक एंड स्टोरेज। हाइपोग्लाइसीमिया इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एंड रेगुलर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, मील प्लानिंग एंड एडर्स टू ट्रीटमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑप्टिमल कंट्रोल। हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो मेन कॉम्प्लिकेशन है, मेन साइड इफेक्ट है इंसुलिन थेरेपी का, और रेगुलर ब्लड मॉनिटरिंग, कंटिन्यू जो है वो मील फीडिंग, ये जो है वो हमारे पास में ऑप्टिमल रिजल्ट जो है वो दे सकते हैं। क्लियर है दोस्तों?
दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास जो है हमारे पास में फिनिश होती है। हमने जो है वो पर डे के अंदर इमरजेंसी ड्रग्स का जो हमने आज तीसरा पार्ट लिया था, इमरजेंसी ड्रग्स पार्ट थर्ड, उसके अंदर हमने 5 ड्रग्स ली थी, उसको हमने फिनिश किया था। नेक्स्ट हमारे पास में इमरजेंसी ड्रग फोर्थ आएगी, उसमें भी हम 5 ड्रग्स लेंगे। देन उसके बाद इमरजेंसी ड्रग्स जो है वो फिफ्थ आएगी, उसमें भी 5 ड्रग्स लेंगे। और ऑलमोस्ट जितनी भी हमारे पास में इमरजेंसी ड्रग्स आए उसको हम जो है वो कवर कर लेंगे। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जो है वो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसी दुआ के साथ आज की क्लास को जो है वो अलविदा कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। कंटिन्यू स्टडी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।